हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉरगेटिंग नेचर। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। तो आज के वीडियो में हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो क्लास 11 क्लास 12 का बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साइकोलॉजी का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर साइकोलॉजी 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज जिसे आप मॉक टेस्ट बोल सकते हो, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स और टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। साथ में आपका अलग से साइकोलॉजी का ग्रुप होगा जहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन और टेस्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी के हो चुके हैं और आपके बिहार स्पेशल का 3 टेस्ट हो चुका है, जो जल्दी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर अभी से आप ज्वाइन करते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फॉरगेटिंग की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पहला ऑप्शन है सीखने की अवधि, रिहर्सल, इंटरफेरेंस या मोटिवेशन। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इंटरफेरेंस। याद रखना कि हस्तक्षेप सिद्धांत के अनुसार नई और पुरानी जानकारी के बीच टकराव के कारण भूलना होता है। ये प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव हस्तक्षेप के कारण रूप प्रकट होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भूलने की वक्र किसके द्वारा विकसित की गई थी? इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट करना, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, हरमन एबिंगहॉस, बीएफ स्किनर या ऑप्शन डी है जॉन वाटसन। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि फॉरगेटिंग कर्व हरमन एबिंगहॉस के द्वारा इसे विकसित किया गया था। याद रखिएगा सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण के प्रतिपादन माने जाते हैं, बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग और जॉन वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूलने का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है याद ना कर पाना, या ऑप्शन बी संग्रहित जानकारी को पुनः प्राप्त करने में विफलता, या ऑप्शन सी ध्यान की कमी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर फोर, आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी भूलने की डीके थ्योरी कहलाती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा जा चुका है कि कौन सी थ्योरी भूलने की डीके थ्योरी कहलाती है। पहला ऑप्शन है समय के साथ स्मृति का लोप, ऑप्शन बी है इंटरफेरेंस थ्योरी, ऑप्शन सी है प्रेरणा सिद्धांत, या ऑप्शन डी पुनः प्राप्ति विफलता सिद्धांत। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेमोरी फैड्स ओवर टाइम, जो कि डिकेट थ्योरी के अनुसार स्मृति समय के साथ उपयोग न होने पर आपका मेमोरी कमजोर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके माइंड में क्वेश्चन याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, आपको बताना है कि
प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है नई जानकारी पुराने ज्ञान को बाधित करती है, या ऑप्शन बी पुरानी जानकारी नई जानकारी को बाधित करती है, या ऑप्शन सी ध्यान की कमी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुरानी जानकारी नई जानकारी को बाधित करती है। याद रखिएगा कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में पुरानी जानकारी नई जानकारी को याद रखने में बाधा डालती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। पहला ऑप्शन है नई जानकारी को पुरानी जानकारी को बाधित करती है, या ऑप्शन बी पुरानी जानकारी नई जानकारी को बाधित करती है, या ऑप्शन सी ध्यान की कमी, या ऑप्शन डी भूलने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी पुरानी जानकारी को बाधित करती है। अगला क्वेश्चन है भूलने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इस क्वेश्चन को याद रखना, इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवाई क्वेश्चन टेकआउट करना और आपको बताना है कि भूलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सिगमंड फ्राइड ने दिया था। डीके थ्योरी, दमन, इंटरफेरेंस, या आपका रेट्रीवल विफलता सिद्धांत। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि स्मृति की प्रकृति में कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है। नेचर ऑफ मेमोरी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ मेमोरी। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्मृति केवल अस्थायी होती है, या ऑप्शन बी स्मृति के समय के साथ कमजोर होना, या ऑप्शन सी स्मृति कभी मिटती नहीं है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो आपकी मेमोरी होती है, आपके समय के साथ कमज़ोर हो जाती है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे-जैसे आप ओल्ड हो गए, वैसे-वैसे आपकी मेमोरी लॉस्ट होते जाती है। जो आपका हिप्पोकैम्पस है, वो आपका धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिस वजह से आपको कुछ चीज़ें भूलने लगते हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि स्मृति को भूलने में पुनः प्राप्ति विफलता किसके कारण हो सकती है। पहला ऑप्शन है पुनः संज्ञान के संकेतों की कमी, स्मृति का क्षय, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 टिप ऑफ द टोंग घटना किस प्रकार के भूलने से संबंधित है। इसे याद रखना सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिप ऑफ द टोंग जो कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि टिप ऑफ द टोंग किस प्रकार के भूलने से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पुनः प्राप्ति विफलता, ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, या ऑप्शन सी लैक ऑफ मोटिवेशन, या ऑप्शन डी लैक ऑफ अटेंशन। तो ध्यान से क्वेश्चन को बताना कि टिप ऑफ द टोंग किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये घटना तब होती है जब स्मृति संग्रहित होती है लेकिन पूरा प्राप्त करने के लिए उचित संकेत नहीं मिलते। इस व्याख्या को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एबिंग हॉस की भूलने की वक्र में क्या दर्शाया गया था। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो सकता है।
जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। समय के साथ भूलने की दर तेज हो जाती है। याद रखिएगा, एबिंगहॉस ने पाया था कि अधिकांश भूलने की प्रक्रिया पहले कुछ घंटों में तेजी होती है और फिर धीरे-धीरे वो घटने लगती है। क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्ण भूलने के लिए कौन-सी स्थिति जिम्मेदार है? बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपको कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होती है, आप पूरे हर चीज़ भूल जाते हो। उसके पीछे कौन-सा जिम्मेदार है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कंप्लीट मेमोरी डिके, या ऑप्शन नंबर बी है सर्वर इंटरफेरेंस, या ऑप्शन नंबर सी पुनः प्राप्ति संकेतों की अनुपस्थिति, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। आपको बता दें कि जो ये टॉपिक्स मैंने आज के वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ फॉरगेटिंग, ये आपके सिलेबस यूनिट 2 का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो कि टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है भी कि नहीं है। क्योंकि जो भी मैं यूट्यूब पे आपको टॉपिक्स कराऊँगा, वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं होगा, जो आपके सिलेबस के बाहर हो। जब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, तब वो जाकर कुछ अदर टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में अदर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे आपके अदर एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तब वो जाकर आपको क्वेश्चन कवर किया जाएगा। इसलिए हमने साथ में आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी दिया जा रहा है, जिसे आप मॉक टेस्ट बोलते हो, जिसे आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करके और आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हो कि जो आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन जितना भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या फिर जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, आंसर जानते हुए भी हम गलत आंसर टिक आउट कर देते हैं। इसीलिए हमने मॉक टेस्ट ऑनलाइन रखा है, जिसमें सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट सारे बच्चे उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। उतने सारे बच्चों के बीच आपका स्कोर कितना आ रहा है, वो आप जान पाओगे कि आपकी तैयारी और कितना सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। क्योंकि जब खुद से आप तैयारी करते हो, तो आपको आइडिया नहीं लगता, उस टाइम लगता है कि आपकी तैयारी और अच्छी चल रही है। लेकिन जब तक आप कंपेयर किसी और से नहीं करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे होंगे, सिंगल आप तो नहीं हो। जब बहुत सारे बच्चों के बीच आपका कॉम्पिटिशन होगा, तब आपका जो असली रैंक होता है, जो रिज़ल्ट होता है, वो आपको बताता है कि आपने कितनी सही पढ़ाई करी है, कितनी गलत करी है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि इंटरफेरेंस के सिद्धांत में सीखने क्रम किस प्रकार प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है पहले सीखी गई जानकारी बाधित करती है, या ऑप्शन नंबर बी बाद में सीखी गई जानकारी बाधित करती है, या ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि दमन से जुड़ा हुआ भूलने का कारण क्या होता है? नकारात्मक भावनाओं से बचाव, ध्यान की कमी, स्मृति क्षय, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। ऐसे ही होता है, डी के लालच में आप गलती से सब कुछ डी टिक आउट करने लगते हो, गलती आप कर देते हो। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक भावनाओं से बचाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि दमन सिद्धांत के अनुसार जो आपका मन है, वो अवचेतन रूप से अप्रिय या दर्दनाक अनुभव को दबा देता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि स्मृति सुधारने के लिए कौन सी रणनीति काफ़ी मदद करती है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि स्मृति के समय साथ-साथ अपने कमज़ोर हो जाती है? कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि स्मृति समय के साथ-साथ अपने आप कमज़ोर हो जाती है? पहला ऑप्शन है डीके थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी, रेटिबल फेलर थ्योरी, या रिपर्सन थ्योरी। और इस क्वेश्चन को याद रखना कि कौन सा थ्योरी ने बताया था कि जो आपकी मेमोरी होती है, वो टाइम के साथ अपने आप कमज़ोर हो जाती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा।
तो याद रखिएगा इस थ्योरी का नाम था डीके थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भूलने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे ज़्यादा बाधा डालता है? पहला ऑप्शन है नई जानकारी का आक्षेप, ऑप्शन नंबर बी है मोटिवेशन, ऑप्शन सी है अटेंशन या ऑप्शन डी है स्मृति संकेत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि नई जानकारी पुरानी स्मृति के साथ टकराव उत्पन्न कर सकती है, जिससे भूलने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको बताना है कि मेमोरी डिके सिद्धांत किस प्रकार की स्मृतियों पर लागू होता है? कल ही हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, ये हमने कल के वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो को जाकर देखना मेमोरी, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सेंसरी मेमोरी पे कंप्लीट टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का वीडियो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको बताना है क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। याद रखिएगा कि स्मृति जो होती है वो आपके 6 सिद्धांत मुख्यतः अल्पकालिक और सेंसरी स्मृति पर लागू होती है, क्योंकि इसमें सूचना को बनाए रखने के लिए नियमित पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है, जो कि राइट आंसर होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को भूलने के लिए कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग इन फॉरगेटिव इंटरफेरेंस? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने एक बार भी नहीं कहा आपको वीडियो लाइक एंड शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ खुद से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं भी बीच में आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा कि क्वेश्चन को, वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, लेकिन आप लोग ऐसे हो कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं ना बोलूँ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते ही नहीं है। कम से कम शेयर ना ही करो, लेकिन कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप वीडियो को लाइक कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरेंस ऑफ ओल्ड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस किस स्थिति को संदर्भित करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका नई जानकारी को पुरानी जानकारी को भूल जाना। इस पहले क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी हो गया पुरानी जानकारी द्वारा नई जानकारी को भूल जाना, या ऑप्शन सी ध्यान की कमी, या ऑप्शन नंबर डी स्मृति को स्वतः कमजोर हो जाना। तो बताओ क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा नई जानकारी द्वारा पुरानी जानकारी को भूल जाना। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब नई जानकारी के प्रभाव के कारण पुरानी जानकारी को याद रखने में मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों में से जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी हमारा मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, उस मॉक टेस्ट को हम आपके टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। सिवाय आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ आपको पेड ग्रुप के जो हिस्सा है उनको दिया जाता है, उनको ही गाइड किया जाता है कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। अभी हमारा जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। हमने क्लास 11 का पहला चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, और हमने जीके जीएस से भी आपको 3 टेस्ट करा चुके हैं। तो अगर आप भी सीरियस हो, चाहते हो, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो अपने एग्जाम को लेकर, तो आप सिर्फ 500 अपने आप पे खर्चा करके आप इस मॉक टेस्ट को प्लस कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दमन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताना है कि दमन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, हर्मन हेविंगहॉस, जेबी वाटसन या एलिजाबेथ लेफोर्ट्स।
तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। याद रखना सिगमंड फ्रॉइड ने रिफ्लेक्शन थ्योरी प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 भूलने की इंटरफेरेंस थ्योरी को समर्थन देने वाले अध्ययन किसने किए? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है जेकिंस और डॉलेबैक, सिगमंड फ्रॉइड, एबिंगहॉस या मिलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना कि जैकिन्स और डॉलबैक ने पाया कि इंटरफेरेंस नींद के दौरान काफ़ी कम होती है, लेकिन जिससे सीखने के बाद सोने में स्मृति बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा इसको मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 भूलने की दर को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है बार बार अभ्यास करो, अवॉइडिंग इंटरफेरेंस, यूजिंग इफेक्टिव रेटेबल क्यूज या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। ऐसा बहुत बार होता है कि क्वेश्चन आप याद करते हो, लेकिन फिर 1 से 2 दिन बाद आप उसे भूल जाते हो। तो उसको भूलने की बीमारी को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको ये बताना है। क्या उसे आप बार-बार प्रैक्टिस करते रहोगे या फिर जो भी आपको इंटरफेरेंस जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको भूलने में, उसको दूर करोगे या फिर उससे पुनः प्राप्ति करने के लिए कुछ संकेत का उपयोग करोगे? ऐसा बहुत बार होता है कि क्वेश्चन को आंसर याद करने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी के नाम से उसको रिलेट करते हैं, जिससे आपको आंसर याद आ जाए। मैंने ऐसे बहुत बार किया हुआ है। अगर मुझे कोई जीके जीएस का क्वेश्चन याद नहीं होता था या फिर मुझे किसी का नाम याद रखने में दिक्कत होती थी, तो मैं किसी थर्ड पर्सन का नाम से उस इंसान का नाम को रिलेट करता था, जिससे मुझे अगर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, तो मैं उस इंसान के नाम से उस राइट आंसर को याद कर पाऊँ। या फिर ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस तीनों तरीके काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं आपको भूलने की दर को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है एबिंगहॉस की भूलने का वक्र कौन-सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा उपयुक्त हुआ था? ध्यान से ऑप्शन को देखो और बताओ 24 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डीके थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 25 स्मृति का इंटरफेरेंस को कम करने का कौन-सा तरीका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समय अंतराल को बढ़ाना, नई और पुरानी जानकारी को अलग-अलग करना, नींद के दौरान सीखना या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपको इंटरफेरेंस इन मेमोरी को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि सेंसरी मेमोरी में भूलने की दर कैसी होती है? बहुत धीमी होती है, तेज़ होती है, स्थिर होती है या मध्यम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत धीमी होती है, सॉरी तेज़ होती है, ठीक है? एक बार इसे चेक कर लेना व्हाट इज़ द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इन सेंसरी मेमोरी, ठीक है? इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, शायद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपकी सेंसरी जो मेमोरी होती है उसमें जानकारी बहुत जल्दी खो जाती है, क्योंकि उसका जो सेंसरी मेमोरी का जो पावर होता है वो मिलीसेकंड से लेकर आपका सेकंड तक होगा। मैंने कल ही आपको बताया था कि उसका जो सेंसरी मेमोरी है वो मिलीसेकंड से सेकंड तक ही रहता है, जो सबसे कम आपके माइंड में स्टोर होता है कोई भी मेमोरी। यहाँ पे लिखा भी है कुछ मिलीसेकंड से 1 सेकंड तक रहती है। इससे इसी वजह से आपका जो मेमोरी होता है काफ़ी तेज़ी से आपको जानकारी जल्दी खो जाती है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। इसलिए कहा जाता है क्वेश्चन से ध्यान हटा आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। इसलिए क्वेश्चन बनाते समय आपका ध्यान हमेशा क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूलने का वक्र के अनुसार कितने समय बाद हम अधिकांश जानकारी भूल जाते हैं? 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीना? ये फॉरगेटिंग कर्व के बारे में पूछ रहा है, ठीक है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल काफ़ी नया है और काफ़ी यूनिक है। बहुत ऐसे जो अभी फ़िलहाल में जैसे एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें सवाल देखने को मिला था। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। एबिंगहॉस के अनुसार अधिकांश जानकारी को पहले 1 सप्ताह के भीतर भूल जाता है और फिर धीरे-धीरे भूलने की दर को कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि इंटरफेरेंस के कारण मशीन के सिद्धांत में कौन-सा तात्पर्य निकाला जा सकता है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नई जानकारी पुरानी जानकारी को मिटा देती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि मेमोरी इंटरफेरेंस का अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है स्मृति परीक्षणों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी थ्रू इंटरव्यू, या ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क स्कैनिंग के माध्यम से, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। कभी भी ऑल ऑफ द अबव को देखकर लालच में मत फंसना। बिना ऑप्शन देखे सिर्फ डी टिक आउट मत कर दोगे। डी टिक आउट करोगे हमेशा आपका डी आंसर राइट आंसर नहीं होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि डिकेड थ्योरी के अनुसार स्मृति की क्षय किस कारण से होती है? पहला ऑप्शन है समय के साथ स्मृति जानकारी का क्षय, जानकारी की पुनः प्रवृत्ति में कमी, ऑप्शन नंबर सी जानकारी की अनुकूलता में कमी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 30 का आंसर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, बस इससे मुझे अच्छा लगेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रही है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर आपका मन करे तो शेयर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन 30 का आंसर मुझे बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि डिके थ्योरी के अनुसार स्मृति जो होती है समय के साथ स्वतः काफ़ी क्षय होती है, खासकर जब जानकारी का पुनर्वलोकन नहीं किया जाता। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक था फॉरगेटिंग, उसे आज हम कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो अगला टॉपिक्स होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो रखिएगा ही, क्योंकि बहुत जल्द आपके जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इसके पेड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ 500 में, जो कि आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है, और हाउस वाइफ की जो भी डेली प्रोडक्ट है उनसे तो काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। अगर आप सीरियस हो तो आप इस 500 को अपने आप पे खर्च करके एक अच्छा बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हो, जिसके अंदर साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज। इसे जरूर अटेम्प्ट करना। इसे अटेम्प्ट करोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। साथ में अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी नोट्स, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। इतना सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। अगर मेरे टाइम इतना मिलता तो मैं आसानी से ले सकता। तो लेने के लिए क्या करना है आपको? लेने के लिए कुछ नहीं करना, बस इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।